नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय कुमार तिवारी। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूं। दोस्तों, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि अब ग्रामीण क्षेत्रों के नक्शे पास कराने के लिए भी नए नियम आने वाले हैं। इसी क्रम में पंचायती राज विभाग द्वारा पूरे प्रदेश के सभी जिला पंचायत वाले क्षेत्रों में नक्शे पास करने के लिए नए बिल्डिंग बायलॉज जारी करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। ये बिल्डिंग बायलॉज निकट भविष्य में आपके सामने आ जाएंगे कुछ ही महीनों में। तो इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के समस्त जिला पंचायत के क्षेत्रों में नक्शे पास करने के लिए जो नए बिल्डिंग बायलॉज आ रहे हैं वो कब तक लागू हो जाएंगे, उनमें कुल कितने चैप्टर्स हैं उस बिल्डिंग बायलॉज की बुकलेट में, क्या क्या नए नियम हैं और पुराने बिल्डिंग बायलॉज से नए बिल्डिंग बायलॉज में क्या अंतर है, प्रमुख बिंदुओं पर बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, पंचायती राज विभाग द्वारा 4 जून 2026 को एक पत्र निर्गत किया गया है और ये पत्र अपर मुख्य अधिकारी समस्त जिला पंचायतों को संबोधित है। और इस पत्र का जो विषय है वो प्रस्तावित मॉडल भवन निर्माण एवं भूमि विकास विधि 2026 निर्माण के संबंध में सुझावात्मक विचार विमर्श किए जाने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत समस्त प्रदेश की जिला पंचायतों में मानचित्र पास करने, भवन निर्माण और विकास की विधियां बनाने के लिए एक बैठक की गई है, जिसमें कि जो भवन निर्माण एवं विकास विधियां अभी तक ड्राफ्ट के रूप में तैयार की गई हैं, उन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पूरे प्रदेश के समस्त जिले के जिला पंचायत के अधिकारियों और कुछ आर्किटेक्ट्स को आमंत्रित किया गया था, कुछ अन्य अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया था। और इस बैठक में जिला पंचायतों के लिए बनाए जाने वाले बिल्डिंग बायलॉज 2026 अंतिम चरण में उस पर विचार विमर्श के लिए तैयार है, उस पर चर्चा की गई थी। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि निकट भविष्य में या कुछ महीने में ही ये बिल्डिंग बायलॉज 2026 जो समस्त जिला पंचायतों पर लागू होगा, आपके सामने होगा। इस लेटर में लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उपयुक्त संदर्भ में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मॉडल भवन निर्माण एवं भूमि विकास विधि 2026 का प्रख्यापन विचाराधीन है। इस संबंध में समस्त हितधारकों को प्रस्तावित मॉडल उपविधि के विषय में जानकारी प्रदान किए जाने एवं उनके सुझाव प्राप्त किए जाने के उद्देश्य से दिनांक 6 जून 2026 को अपराह्न 12 बजे प्रदेश के समस्त अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के साथ लोक निर्माण विभाग, समकक्ष नवीन भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक आहूत की गई है। पॉइंट नंबर 2 है, इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला पंचायत में कार्यरत अभियंताओं, अवर अभियंताओं एवं कार्य अधिकारियों के साथ साथ जनपद के कुछ प्रोफेशनल वास्तुविदों, आर्किटेक्ट्स को एवं रियल एस्टेट डेवलपर्स तथा अन्य संबंधित हितधारकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ससमय संगत अभिलेखों के साथ प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। और इस पत्र की कॉपी प्रमुख सचिव पंचायती राज विभाग के निजी सचिव को भेजी गई है, निजी सचिव विशेष सचिव पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश शासन को भेजी गई है, अधीक्षण अभियंता जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ को भेजी गई है और श्री GS गोयल सेवानिवृत्त मुख्य नगर नियोजक को भी भेजी गई है। मैं GS गोयल साहब के साथ काम कर चुका हूं कानपुर विकास प्राधिकरण में। वो उस समय कानपुर विकास प्राधिकरण में मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक के पद पर तैनात थे। काफी समय तक मैंने उनके साथ काम किया है और नए आने वाले बिल्डिंग बायलॉज के संबंध में बैठक में जो भी बिंदु उठाए गए उनके संबंध में प्रमुख बिंदुओं पर मेरी चर्चा GS गोयल साहब से हुई है। इसके बाद श्री विनय सिंह सिरोही सेवानिवृत्त अपर मुख्य अधिकारी, इनको भी बुलाया गया था। अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जनपद के कुछ प्रोफेशनल वास्तुविदों एवं रियल एस्टेट डेवलपर्स तथा अन्य संबंधित हितधारकों के साथ बैठक में सुसंगत अभिलेखों सहित स्वयं प्रतिभाग करने का कष्ट करें। अब आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस नए बिल्डिंग बायलॉज में कुल 18 चैप्टर्स हैं। इन 18 चैप्टर्स में नंबर 1 जो चैप्टर है उसमें संक्षिप्त शीर्षक एवं परिभाषाओं के संबंध में विस्तार से वर्णन किया गया है। नंबर 2 भूमि विकास एवं भवन निर्माण की अनुज्ञा के संबंध में बात की गई है कि अगर बिल्डिंग परमिट लेना है या डेवलपमेंट के लिए लेआउट पास कराना है तो उसके निर्माण की अनुज्ञा के लिए क्या पद्धति अपनाई जाएगी, उसके बारे में बताई गई है। चैप्टर नंबर 3 भूमि विकास एवं भवन निर्माण हेतु मानक, जिसमें कि लेआउट पास करने और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से संबंधित जो
मानक हैं उनको उल्लेखित किया गया है, जैसे कि सेटबैक कितना रखा गया है, पार्किंग कितनी रखी गई है, सड़क की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, इन सब बातों पर चैप्टर नंबर 3 में बात की गई है। चैप्टर नंबर 4 फिर यूज वाइज बिल्डिंग्स के बारे में डिटेल्स है, जैसे कि चैप्टर नंबर 4 में आवासीय भवन के बारे में बात की है, चैप्टर नंबर 5 में कॉमर्शियल बिल्डिंग्स के बारे में बात की गई है, चैप्टर नंबर 6 में संस्थागत भवन एवं सामुदायिक सुविधाओं से संबंधित भवनों के बारे में मानकों का उल्लेख किया गया है। चैप्टर नंबर 6 में औद्योगिक एवं कृषि उपयोग के भवनों के बारे में बात की गई है। चैप्टर नंबर 7 में मिक्स्ड यूज के भवनों के बारे में बात की गई, मिश्रित उपयोग के भवनों के बारे में। और चैप्टर नंबर 9 में अतिरिक्त एफएआर के बारे में बात की गई है। जो बेस एफएआर है उसके ऊपर अगर और एफएआर किसी को लेना है तो वो कैसे मिल पाएगा। चैप्टर नंबर 10 में अग्नि निवारण एवं जीवन सुरक्षा से संबंधित बिंदुओं पर बात की गई है। चैप्टर नंबर 11 में स्ट्रक्चरल सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बात की गई है। चैप्टर नंबर 12 में दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक एवं बच्चों हेतु क्या प्रावधान किए जाने अनिवार्य है उसके बारे में बात की गई है। चैप्टर नंबर 13 में पर्यावरणीय स्थापित के बारे में बात की गई है। और चैप्टर नंबर 14 में अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्तियों की योग्यता के बारे में बात की गई है। जो लाइसेंस टेक्निकल पर्सन है, जो नक्शा बनाएंगे, उनकी क्या कॉम्पिटेंस है, क्या क्वालिफिकेशन है, इसके बारे में विस्तार से बात की गई है। चैप्टर नंबर 15 में विभिन्न शुल्कों का उद्ग्रहण कैसे किया जाएगा, इसके बारे में विस्तार से फार्मूले के साथ बात की गई है। इसी तरह चैप्टर नंबर 16 में भवन विकास का समन या कंपाउंडिंग के बारे में बात की गई है। चैप्टर नंबर 17 में विद्युत वाहन चार्जिंग अवस्थापना के बारे में बात की गई है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए क्या प्रोविजंस किए गए हैं बायोलॉजी में, उसके बारे में बात की गई है। और चैप्टर नंबर 18 में भवन के भीतर डिजिटल संचार अवस्थापना के बारे में क्या मानक हैं और उसका क्या प्रावधान किया जाना है, इसके बारे में विस्तार से बात की गई है। ये थे आने वाले बिल्डिंग बायलॉज 2026 जो जिला पंचायतों के क्षेत्र में लागू है, उनके बिल्डिंग बायलॉज के अंतर्गत प्रमुख चैप्टर्स, प्रमुख अध्याय, उसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। इन 18 चैप्टर्स के बाद बिल्डिंग बायलॉज की बुकलेट में 16 और परिशिष्टियां संलग्न की गई हैं जो विभिन्न कार्यों के लिए प्रयोग की जाएंगी, जैसे कि आवेदन, सूचना, प्रमाण पत्र, नोटिस आदि के निर्धारण के लिए जो प्रारूप हैं। परिशिष्टियां का मतलब प्रारूप, जैसे कि परिशिष्ट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 में विभिन्न प्रकार के आवेदन पत्रों में दी जाने वाली सूचनाओं, प्रमाण पत्रों और रिपोर्ट्स तथा जिला पंचायत द्वारा जारी की जाने वाली नोटिसों हेतु प्रारूप का निर्धारण किया गया है, ताकि समस्त सूचना स्पष्ट और पारदर्शी बनाई जा सके। और परिशिष्ट 1 में विभिन्न भूपयोगों को परिभाषित कर उनकी सूची बनाई गई है तथा परिशिष्ट 16 में सेवा एवं कुटीर उद्योगों की सूची दी गई है। इसी तरह इस बायलॉज में विभिन्न मानकों, शुल्क की दरों एवं गणनाओं को और अधिक स्पष्ट करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के प्रकरणों हेतु उदाहरण सहित गणनाएं की गई हैं, ताकि जिला पंचायत के कार्मिकों एवं संबंधित प्रोफेशनल को सहजता हो सके। दोस्तों, अगर संक्षेप में बात करें तो ये जो बिल्डिंग बायलॉज 2026 उत्तर प्रदेश के समस्त जिला पंचायतों में लागू करने के लिए बनाया गया है, इसका सरकार का उद्देश्य है कि पूरे प्रदेश में नक्शा पास करने की क्रियाएं और उनके मानक एक रूपता के साथ लागू किए जा सकें। और ये जो बायलॉज हैं प्रमुख रूप से जो मॉडल बिल्डिंग बायलॉज आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा 2025 में जारी किए गए थे, जिसको कि बिल्डिंग बायलॉज 2025 कहते हैं, जो विकास प्राधिकरणों के लिए मुख्य रूप से लागू होते हैं, वही मुख्य आधार है जिला पंचायतों के बिल्डिंग बायलॉज बनाने के लिए जिसका प्रयोग किया गया है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा निर्गत ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन दिशा निर्देश के सुसंगत प्रावधान भी इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अंतर्गत जो पहले से प्रावधान थे बिल्डिंग बायलॉज थे, उनका भी आधार लिया गया है इस नए बिल्डिंग बायलॉज 2026 को बनाने के लिए। दोस्तों, अब मैं कुछ प्रमुख बिंदुओं पर बात करता हूं कि इस बिल्डिंग बायलॉज 2026 में क्या है, जिसको कि आम लोगों को समझना आवश्यक है। हालांकि इस बिल्डिंग बायलॉज के आने में अभी थोड़ा समय लग सकता है। प्रमुख रूप से अगर बात करें तो ये थोड़ा सा कठिन है, जो बिल्डर्स हैं उनके लिए, उनको समझना आवश्यक है, क्योंकि अभी जिला पंचायतों में अगर कोई लेआउट पास कराया जाता है या कोई लैंडस्केप बड़ी ग्रुप हाउसिंग का प्रोजेक्ट है पास कराना है, तो उसमें ग्रीन एरिया छोड़ने के कोई वैधानिक निर्धारित मानक नहीं थे। लेकिन अब अगर आपको
कोई लेआउट पास कराना है या कोई बड़ी ग्रुप हाउसिंग या जिसके लैंड का एरिया अधिक है, तो आवासीय प्रयोग की परियोजनाओं के लिए 15% या 15% आपको ग्रीन एरिया और ओपन छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह जो गैर आवासीय परियोजना है जैसे कॉमर्शियल है या अन्य है, उसके लिए आपको पूरे भूखंड क्षेत्रफल का 10% ग्रीन या ओपन एरिया भी छोड़ना पड़ेगा। ये अनिवार्य हो गया है अब नए बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार। हाँ, कुछ राहत भी है कि इंटरनल रोड्स की चौड़ाई कितनी होगी, इसके लिए भी रोड की लंबाई के आधार पर मानक निर्धारित किए गए हैं। तो न्यूनतम सड़क की चौड़ाई अगर आप लेआउट करते हैं तो लेआउट के अंदर सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 7.5 मीटर भी रखी जा सकती है। 300 मीटर की लंबाई तक की सड़कें 7.5 मीटर चौड़ाई तक रखी जा सकती हैं। और जैसे जैसे सड़कों की लंबाई बढ़ेगी, सड़क की चौड़ाई के मानक भी बदल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि लेआउट के बाहर जो सड़क है, जो अप्रोच रोड के नाम से जानी जाती है या पहुंच मार्ग है, वो चौड़ाई में कितनी होनी चाहिए, इसके लिए भी पुराने बिल्डिंग बायलॉज में स्पष्ट रूप से कोई मानक निर्धारित नहीं किए गए थे। लेकिन अब लेआउट के बाहर जो सड़क की चौड़ाई है वो यूपी रोड साइड कंट्रोल रूल्स 1964 के आधार पर निर्धारित की जाएगी, या आम भाषा में कहें तो पीडब्ल्यूडी के निर्धारित मानकों में उस सड़क की चौड़ाई जितनी निर्धारित होगी, पीडब्ल्यूडी के इन मानकों के आधार पर सम्मुख सड़क की चौड़ाई या अप्रोच रोड की चौड़ाई आपको रखनी पड़ेगी। अगर मौके पर निर्धारित मानक के अनुसार चौड़ाई से कम सड़क मौजूद है तो उस मानक के अनुसार जितनी चौड़ाई है उसके सेंटर लाइन से आधी चौड़ाई तक की जमीन आपको छोड़ के या रोड वाइंडिंग छोड़ के आप अपना लेआउट या जो भी नक्शा है वो पास करा सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे डाउट्स खत्म हो गए कि जो खड़ंजा वाली सड़कें किसी सरकारी विभाग ने बना दी हैं, मनरेगा से बनी है, अन्य कम चौड़ी सड़कें हैं, उस पर लेआउट पास होगा या नहीं पास होगा, बिल्डिंग प्लान पास होगा या नहीं पास होगा, ये सारे डाउट खत्म हो गए हैं। अब यूपी रोड साइड कंट्रोल रूल्स 1964 में सड़क की जितनी मानक चौड़ाई दिखाई गई है उसी के आधार पर रोड वाइंडिंग छोड़ के आप अपने लेआउट को या बिल्डिंग प्लान को पास करा सकते हैं। हाँ, लेकिन जो सड़क आपके सामने है उस सड़क के लिए एनओसी आपको संबंधित विभाग से लेनी पड़ेगी। अगर पीडब्ल्यूडी की सड़क है तो पीडब्ल्यू से एनओसी लेनी पड़ेगी, या अन्य किसी सड़क पर स्थित है आपकी जमीन तो आपको उस विभाग से एनओसी लेनी पड़ेगी। इसके अलावा आपका प्रोजेक्ट 5 सालों के लिए पहले राउंड में पास किया जाएगा और 5 सालों के बाद एक साल की समय वृद्धि 3 साल तक और दी जा सकती है। और इस पीरियड में आपको अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लेना है, और प्रोजेक्ट पूरा करने के साथ ही आपको अपने प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी निर्धारित प्रारूप पर आवेदन देकर प्राप्त कर लेना है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त होने के बाद ही आपका प्रोजेक्ट विधिक रूप से कंप्लीट माना जाएगा। और जो भी रेरा के मानक हैं, रेरा के सारे प्रावधान भी आपके प्रोजेक्ट्स पर लागू होंगे। रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। एक और बात ध्यान रखने योग्य है जो काफी महत्वपूर्ण है, जो अभी शायद पुराने बिल्डिंग बायलॉज में किसी तरह लागू नहीं थी, जैसे कि बहुत सारे जो डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, लेआउट पास कराते थे, उसके अंदर सड़कों या विकास कार्यों की जो भौतिक स्थिति थी वो पूरी बिना किए ही, मतलब सड़कें पूरी नहीं बनाते थे, आधी अधूरी बना दी या नहीं बनाई और सारे प्लॉट बेच के निकल जाते थे। अब वो स्थिति होने वाली नहीं है, क्योंकि आंतरिक विकास कार्यों के लिए अब आपको कुल विक्रय योग्य क्षेत्रफल का 20% भूखंड बंधक रखने पड़ेंगे, और वो बंधक भूखंड तभी रिलीज होंगे जब आंतरिक विकास कार्य पूर्ण रूप से करा लिए जाएंगे और उसके बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद ही आपके बंधक भूखंड रिलीज किए जाएंगे डिपार्टमेंट के द्वारा। तो ये एक बड़ा बंधन है, लेकिन आम लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि इस बंधन के कारण ही जो डेवलपर्स हैं जो अधूरा काम छोड़ कर निकल रहे थे, उनसे जो आवंटित थे उनको दिक्कत हो रही थी। अब ये बंधन हो गया तो वो 20% भूखंड तभी बेच पाएंगे जब सारे विकास कार्य पूर्ण हो जाएंगे। ये एक अच्छी खबर भी है, लेकिन बिल्डर्स इसको अन्यथा ना लें, ये आवश्यक भी है, क्योंकि विकास प्राधिकरणों में तो हमेशा से यही पद्धति अपनाई जा रही है, यही नियम है। और ये जो बिल्डिंग बायलॉज 2026 जिला पंचायतों के लिए हैं, ये मुख्य रूप से विकास प्राधिकरणों के मूल बायलॉज 2025 का पर आधारित हैं, तो अधिकांश अंश उसी पर आधारित हैं। लेकिन हाँ, शुल्क की दरें और कुछ छूटें दी गई हैं जो मैंने अभी आपको मुख्य रूप से बताई, और निकट भविष्य में ये बायलॉज आपके सामने आ जाएंगे। हाँ, मुख्य अंतर ये भी है कि विकास प्राधिकरण में चूंकि मास्टर प्लान लागू होता है, तो मास्टर प्लान से संबंधित जितने भी प्रावधान है वो इसमें डिलीट कर दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे मास्टर प्लान लागू नहीं है। और मास्टर प्लान चूंकि लागू नहीं है, इसीलिए यहाँ लेआउट के अंदर 15% आवासीय लेआउट के लिए ग्रीन एरिया, ओपन एरिया छोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है, और कॉमर्शियल के लिए 10% ग्रीन एरिया या ओपन एरिया छोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। क्योंकि जहां पर मास्टर प्लान लागू होता है वहां पर पहले से ही मास्टर प्लान के अंतर्गत
मास्टर प्लान ग्रीन, रीजनल पार्क्स, ग्रीन पार्क्स इस तरह छोड़े जाते हैं, तो पर्यावरण के हिसाब से जो आवश्यक ग्रीन एरिया वो मास्टर प्लान के अन्य प्रावधानों में भी रहता है। तो जितना आवश्यक होता है उसके मानक के अनुसार भूखंड के क्षेत्रफल पर ग्रीन एरिया छोड़ना अनिवार्य है। लेकिन विकास प्राधिकरणों में 3000 वर्ग मीटर तक के भूमि क्षेत्रफल पर लेआउट के अंदर भी ग्रीन एरिया छोड़ने से छूट मिली हुई है, लेकिन अब वो छूट जिला पंचायतों में नहीं है। यहाँ अगर आपका भूखंड का क्षेत्रफल कितना भी है जिसमें आप लेआउट पास कराना चाह रहे हैं, ग्रुप हाउसिंग पास कराना चाह रहे हैं, तो आवासीय के लिए 15% और गैर आवासीय के लिए 10% ग्रीन एरिया और ओपन एरिया छोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों, ये सूक्ष्म में मैंने आपको बताया जो जिला पंचायतों में उत्तर प्रदेश में आने वाले बिल्डिंग बायलॉज 2026 हैं, और विस्तार से जैसे ही बिल्डिंग बायलॉज 2026 के बारे में कोई और जानकारी होगी मैं आपको यथासमय बताता रहूंगा। इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें विकास प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत आने वाले जिला पंचायत के वो नक्शे जो पहले से पास कर दिए गए हैं, उनमें विकास प्राधिकरण अभी तक नक्शा पास नहीं कर रहा था, उनको अवैध मान रहा था, उसके बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जैसा कि मैंने अपनी पोस्ट में भी बताया था। तो अगले वीडियो में मैं उस कैबिनेट के निर्णय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।